What's up everyone? Welcome back to the channel. This is your 60-day strategy day first और आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन के साथ, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब कर लेना। और देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इस 60-डे स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता होगा, तो उन सभी के साथ वीडियो शेयर करो, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके स्कूल्स के, आपके फ्रेंड्स के, सभी के साथ शेयर करो। उनको बोलो कि सभी बच्चों को बताओ यार कि देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, देयर इज स्टिल अ चांस जिसमें हम 60 डेज में पूरा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स खत्म कर सकते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो समझ आएगा या नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग बहुत इजीली यहाँ से समझ सकते हो, बस सारे कॉन्सेप्ट्स बनाते चलना और मेरे साथ साथ चीज़ों को समझना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और कैसे होता है। लेट्स बिगिन। तो मेरे साथ साथ सभी लोग हेडिंग डालेंगे डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे और जितने भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सब हम आज की क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखो यार, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, क्लास 12th में आप लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस एक इंडिविजुअल अकेला नहीं चलाएगा, एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को चलाने वाले हैं। यानी कि एक फर्म में ए बी सी डी कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इट डज नॉट मैटर। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा देता हूं कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब एक नए पार्टनर डी को ले आओ। अब एक नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हम लोग इससे पहले पढ़ते हैं। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, कि सपोज ए बी सी है, ये रिटायर हो रहा है, ये छोड़ के जा रहा है। डेथ का मतलब होता है किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ये भी एक चैप्टर आएगा, ये भी मैं आपको अभी आगे दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आता है वो कॉन्सेप्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व करना, फर्म को बंद करना। अब फर्म बंद करने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार हम अपनी इच्छा से बंद करते हैं, कई बार कोर्ट के ऑर्डर से बंद करते हैं। अल्टीमेटली फर्म डिसॉल्व हो रहा है, फर्म बंद हो रहा है। तो फर्म जब बंद होता है तो इसके अंदर हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको समझने होते हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होता। यहां पे क्या बंद होता है, यहां पे इनका जो पुराने वाला एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि इन्होंने जो भी एग्रीमेंट करा हुआ था कि हम प्रॉफिट्स लॉसेस ऐसे बांटेंगे, इस पार्टनर को इतना पैसा देंगे, इस पार्टनर को इतना पैसा देंगे, वो खत्म हो जाता है। लेकिन फर्म चलती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। एक नया एग्रीमेंट बनेगा और फर्म उसके हिसाब से चलती रहेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि आपका एग्रीमेंट भी खत्म और फर्म भी खत्म, फर्म भी बंद कर दो, अब बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दो। अब आप खुद सोचो कि ए बी और सी की कोई एक फर्म थी। फर्म का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो वो चला रहे थे, एक बिजनेस था। अब उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। जब भी डिसॉल्व होगा तो 2 चीजें हमेशा माइंड में आनी चाहिए। वो 2 चीजें क्या हैं, सबसे पहले तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी एसेट्स हैं वो सेल ऑफ होंगे, वो सब बिकेंगे। अगर मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद कर देता हूं तो मेरे पास जितना भी फर्नीचर है, जितने भी मेरे पास सारे एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मैं सब बेचूंगा। करेक्ट। दूसरा क्या है, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं या मेरे जो पेमेंट्स हैं वो मुझे करने हैं, सभी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करूंगा, अपने पेमेंट्स करूंगा। तो जब भी फर्म डिसॉल्व होगा तो जो संपत्ति है उसे बेचना है और जो लाइबिलिटीज हैं उसको पे करना है। ये सारा काम करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन
अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि एसेट्स बिक रहे हैं, पैसा रियलाइज हो रहा है, पैसा मिल रहा है, उससे हम अपनी सारी लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स, डेट्स का पेमेंट करेंगे। तो अल्टीमेटली इन सारे काम के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो टॉपिक सीखना है वो क्या सीखना है कि कैसे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। आप लोग लिख लेना अंडर दिस चैप्टर फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड या फिर मेंटेन्ड। नंबर 1 रियलाइजेशन, नंबर 2 होता है पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट क्या है कि भाई जितना जितना पैसा पार्टनर्स ने लगाया होगा उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब पार्टनर जब बंद हो रही है फर्म तो अपना पैसा तो लेके जाएगा ना, साथ साथ कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी लेके जाएगा, लॉस हो रहा है तो उसको पे करके जाएगा। तो वो सारा सेटलमेंट कहाँ पे होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैं बताऊंगा। तीसरा होता है बैंक अकाउंट। तीसरा आपको क्या सीखना है यहाँ पे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको ध्यान रखना है, अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है तो ये लास्ट में मैच होता है, बिल्कुल लास्ट में इसका टोटल टैली करता है। अगर टोटल टैली कर रहा है, दोनों साइड मैच हो रहा है तो क्वेश्चन ठीक है, मैच नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और नंबर 4 पे हमारे पास आता है पार्टनर का लोन अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट इफ रिक्वायर्ड, अगर इसकी जरूरत पड़े तो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बनाना है या नहीं बनाना है, तो इसको बनाने के लिए 2 कंडीशन है जिसको आपका ध्यान रखना है। 2 कंडीशन क्या है, सबसे पहले जो लोन है वो पार्टनर का होना चाहिए। सपोज ABC 3 पार्टनर है तो आपको बैलेंस शीट में A's लोन, B's लोन या C's लोन अगर लिखा हुआ मिल गया तो लोन अकाउंट बनाना है। दूसरी बात, वो लोन एसेट्स में ना हो, लाइबिलिटी में हो। दूसरी बात, वो लोन कहाँ पे हो, लाइबिलिटी साइड में हो। मतलब कि अगर आपका लोन लाइबिलिटी में दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में और वो पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट बना ही लेना, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, बनाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि लोन एसेट्स में होगा और क्वेश्चन बोलेगा लोन अकाउंट बनाओ, तो हम वो भी बना देंगे। बट बिना कहे भी अगर मुझे लोन अकाउंट बनाना है तो उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, लोन पार्टनर का हो यानी कि A, B और C में से हो, और वो लाइबिलिटी साइड में हो। अगर एसेट साइड में होगा तो फिर मुझे बिना कहे बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब कई बार ऐसा होगा कि मिसेज A का लोन आ गया, मिसेज A का लोन, और वो लाइबिलिटी में है, तो लाइबिलिटी में तो है लेकिन मिसेज A पार्टनर थोड़ी ना है, तो फिर लोन अकाउंट नहीं बनेगा। मिसेज B आ जाए, मिसेज C आ जाए, बैंक लोन आ जाए, लोन अकाउंट नहीं बनेगा। लोन अकाउंट बनाने के लिए 2 कंडीशन, वो लोन पार्टनर का होना चाहिए, दूसरी बात लाइबिलिटी में होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीजें हिंदी में लिख ली ना, नहीं लिखी तो वीडियो को वापस से चलाना और इसको हिंदी में लिख लेना। अब सीखते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल मेरे साथ साथ डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत सिंपल अकाउंट है ये, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट तो आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का ना कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। वो स्टेप्स क्या है, सपोज इस रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर एक बैलेंस शीट होती, सपोज ये बैलेंस शीट है, तो इस बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या गिवन होता है। देखो इस बैलेंस शीट में इधर सारी लाइबिलिटीज होती हैं, इधर लाइबिलिटीज होती हैं और इधर एसेट्स होते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है। डिसोल्यूशन में हम लोगों को क्या करना होता है, डिसोल्यूशन में हम लोगों को अपनी सारी एसेट्स बेचनी है और सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस बैलेंस शीट की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब तो इधर ले आओ, रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन कर लो, और एसेट्स को इधर ले आओ। रिवर्स, लाइबिलिटीज इधर से इधर आ जाएंगी और एसेट्स इधर से इधर। ठीक है, बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आज तो मैं बेसिक्स करा रहा हूं। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज को इस साइड ले आओ और एसेट्स को इस साइड ले आओ। यहां पे लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन कौन सा बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहा हूं मैं, सारी लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज। ये आ गई मेरी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, क्रेडिटर हो सकता है,
बैंक लोन हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है। प्रोविजन का खास तौर से ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको डेटर में से माइनस करके दिखाया हुआ होगा एसेट साइड में से, वो भी यहीं ब्रॉट डाउन करना है, कंफ्यूज मत होना। तो क्रेडिटर आ गया, बैंक लोन आ गया, बीपी आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया, एटसेट्रा। कोई भी अदर लाइबिलिटी होगी तो इन सब लाइबिलिटीज को पहले इधर ब्रॉट डाउन कर लेना। क्लियर? सभी लाइबिलिटीज को इस साइड ब्रॉट डाउन करना है, यहाँ अमाउंट अंदर लिख के टोटल बाहर। इधर क्या ब्रॉट डाउन करना है? सारे एसेट्स। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑल एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स? वही लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई बेसिकली फर्नीचर है, कोई बीआर है, ये इधर ले आना है। डेटर, डेटर में आपको ध्यान रखना है कि डेटर की ये ग्रॉस वैल्यू आनी चाहिए। ग्रॉस वैल्यू का क्या मतलब है? ग्रॉस वैल्यू का मतलब है कि सपोज आपको बैलेंस शीट में डेटर ऐसे लिखा हुआ है, डेटर 1 लाख माइनस प्रोविजन 10,000, तो डेटर की वैल्यू 90,000 लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है? ये जो 1 लाख रुपीज है, ये 1 लाख यहां लिखना है और प्रोविजन 10,000 का यहां लिखना है। ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे गलती करके आते हैं कि डेटर को 90,000 लिखाते हैं। नो, आपको क्या करना है? डेटर पूरा उसकी एक्चुअल वैल्यू पे 1 लाख इधर और जो प्रोविजन है 10,000 वो इधर। क्लियर? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि है गुडविल। ध्यान रखना है कि गुडविल को भी इधर ब्रॉट डाउन करना है। इस चैप्टर में गुडविल इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल एसेट। ध्यान रखो, गुडविल इज इंपॉर्टेंट। गुडविल को भी नॉर्मल एज अ एसेट ट्रीट करना है। जस्ट सिंपली ब्रॉट डाउन करो, बात खत्म। और इधर कुछ चीजें और हैं, जैसे कि ईपीएफ, वो भी ब्रॉट डाउन करना है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी आपको इधर ब्रॉट डाउन करना है। इस तरीके से ये आपको इधर ले आना है। क्लियर हो गया? ये सबसे पहले मैंने क्या करा? सारी लाइबिलिटीज इधर ले आया, सारे एसेट्स इधर ले आया। मैंने क्या क्या छोड़ा है? सबसे पहले बैंक या फिर कैश विल बी ट्रांसफर्ड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अगर आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है एसेट्स में, तो वो यहां नहीं आता, वो ट्रांसफर होगा कैश या बैंक अकाउंट में। नंबर 2, reserves and accumulated profits and losses will be distributed। अगर कुछ पार्टनर्स ने अपने लिए रिजर्व्स बनाए हुए थे, रिजर्व्स का मतलब कुछ पैसा जोड़ के रखा हुआ था, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पढ़ेंगे। रिजर्व्स होते हैं, कुछ WCR है, कोई जनरल रिजर्व है, कोई कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, इस तरीके से कुछ रिजर्व्स पड़े हुए थे, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस चैप्टर में। जस्ट बांट दो, एक ही रेशो होता है, रेशो गिवन होगा 1 1 1 1 2 3 3 2 1, रेशो गिवन होगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बांट देंगे, इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर उसको एक नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करके यहां ले आना है। ठीक है? इफ इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल, अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर T/F का मतलब है ट्रांसफर, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसको कहाँ ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसका ध्यान रखना। बैंक और कैश को कैश और बैंक अकाउंट में डालना है, रिजर्व्स वगैरह बांट देने हैं, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट स्पेसिफिक है, ध्यान रखना है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बांट देंगे, इन्वेस्टमेंट है तो उसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है। ओके, आज सिर्फ बेसिक्स हैं, नोट डाउन करते जाना, क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो यहां तक आपका एक काम खत्म हो गया। एक बार आपने सभी लायबिलिटीज इधर ले आए, सभी एसेट्स इधर ले आए। अब क्या होगा? इन एसेट्स की सेल होनी शुरू होगी, इन सभी एसेट्स की सेल होगी, ये एसेट्स बिकेंगे।
बिकेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आया तो इस तरफ आएगा बाय बैंक। बाय बैंक यहां पे हम लोग लिख रहे हैं एसेट्स सोल्ड, एसेट्स सोल्ड। देखो अगर पैसा आता है तो आपके लिए इनफ्लो है, इनकम है, गेन है, और सारे इनकम गेन क्रेडिट होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन, क्रेडिट में आएगा। और इन सब लाइबिलिटीज का पेमेंट किधर होगा, इधर टू बैंक। यहां पे क्या लिखना है, लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। अब कई बार ऐसा हो जाएगा कि कोई एसेट किसी आउटसाइडर ने ना लिया, पार्टनर ले गया। सपोज मेरी पार्टनरशिप फर्म है, हम 3 टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ाना छोड़ा, फर्म बंद हो रही है, एक टीचर ने बोला कि मैं इंस्टीट्यूट खोल रहा हूं, मुझे 10 चेयर दे दो, तो पार्टनर भी तो लेके जा सकता है। तो अगर एसेट नॉर्मली बिका तो बैंक के नाम से लिखेंगे, अगर कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ एसेट टेकन बाय पार्टनर, कौन ले गया एसेट, अगर पार्टनर ले गया, इफ एसेट टेकन बाय पार्टनर। इसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट किसी पार्टनर ने कर दिया, सपोज किसी पार्टनर ने कहा मैं पे कर देता हूं लाइबिलिटी, तो यहां पे भी पार्टनर के नाम से लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर किसी एसेट के बदले में कोई लाइबिलिटी एक्सचेंज हो गई, लाइक सपोज क्रेडिटर को मैंने फर्नीचर दे दिया, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी थी, उसको फर्नीचर दे दिया, तो एसेट के एक्सचेंज में अगर लाइबिलिटी दी तो नो एंट्री विल बी पास्ड। इसको नोट डाउन कर लेना, इफ एनी लाइबिलिटीज पेड इन एक्सचेंज ऑफ एन एसेट तो नो एंट्री विल बी पास्ड। उस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। इसको पॉइंट नंबर 4 करके लिख लेना, इफ एनी एसेट is given in exchange of a liability, in exchange of a liability no entry is passed। कोई भी एंट्री पास नहीं होती, कोई एंट्री पास नहीं होती, वो रियलाइजेशन में भी कहीं पे नहीं लिखा जाता। क्लियर हो जाता है। इसके बाद कई बार आपको कुछ रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दिए होते हैं, तो उसको हम यहां लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। ये हमारे पास क्या हैं, ये हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, और अगर वो एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे करे, इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर, तो फिर किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे पार्टनर का नाम आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अगर एक्सपेंस किसने पे करे हैं, इफ expenses are paid by partner। तो ये हमारे पास रियलाइजेशन का ट्रीटमेंट है। देखो रियलाइजेशन 3 पार्ट्स में बनता है। सबसे पहला पार्ट क्या है, ये आप लोग ये लाइंस मत लगाना, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं। सबसे पहला काम होता है ये वाला ऊपर वाला, कि आपको सभी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है, सभी एसेट्स ट्रांसफर कर देने हैं। एसेट्स इधर आ जाएंगे, लाइबिलिटीज इधर आ जाएंगी, ये ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, संपत्ति बिकती है, एसेट बिकती है, लाइबिलिटी का पेमेंट होता है। एसेट अगर सेल होंगे तो वो इधर सेल होंगे, बैंक में पैसा आया तो इधर, पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम लिख देना। लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, अगर फर्म ने पे करा तो बैंक, किसी पार्टनर ने करा तो पार्टनर का नाम लिख दो। कोई एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के तो वो लिख दो। ये काम हो गया, ये हमारे 2 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। एक पॉइंट नोट डाउन करो, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट an asset, about an asset, assume its realizable value as 0। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ गिवन नहीं है, सपोज हमारे पास ये प्लांट एंड मशीनरी है और कितने का बिका कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो क्या एज्यूम करो, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 एज्यूम करके चलोगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो आप खुद से नहीं उसको बेचोगे, उसकी वैल्यू क्या एज्यूम करोगे, बिल्कुल 0। ओके। एंड नंबर 6, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट अ लाइबिलिटी, अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, assume it
बी पेड एट बुक वैल्यू। अगर कुछ भी लाइबिलिटी के बारे में मेंशन नहीं है तो एज्यूम करो कि वो बुक वैल्यू पे पे हो रही है। बुक वैल्यू पे पे होने का मतलब सपोज यहाँ पे क्रेडिटर 10,000 थे, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आप इसको पे करके आओगे। पे करके आओगे, इधर लिखोगे टू बैंक 10,000, पे करके आना। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क कर लेना। अगर एसेट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या एज्यूम करना है कि एसेट से कुछ रियलाइज नहीं हुआ, उसकी वैल्यू जीरो है, तो आपको यहाँ पे दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अगर दिखाना भी चाहते हो तो बाय प्लांट मशीनरी या जो भी है उसको जीरो ही लिखना पड़ेगा। और अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो हमेशा क्या एज्यूम करो कि वो पे हो रही है उसकी बुक वैल्यू पे, तो उसको पे करके आना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हो गया। अब हमारे देखो यहाँ पे दो स्टेप्स पूरे हो जाते हैं इस तरीके से। पहला स्टेप एसेट्स और लाइबिलिटीज को उतारना होता है, दूसरा होता है इनका सेटलमेंट करना। एसेट्स इधर सेल कर दो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो जीरो मान लो। लाइबिलिटीज का पेमेंट इधर कर दो, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा तो जितने की है उतने से पे कर दो। लाइबिलिटी पे करके आनी है, ध्यान रखना है ये बात। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना, बस इन दोनों साइड का बैलेंस करना है। इधर ज्यादा है इधर कम है तो वैल्यू इधर आएगी, इधर वैल्यू आएगी तो इसको क्या बोलना है, टू प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। प्रॉफिट ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। प्रॉफिट जितना भी आया ए बी सी में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और ये टोटल हमारा अकाउंट क्लोज। अगर बैलेंस इधर आया, अगर बैलेंस इस साइड आया तो उसको क्या बोलना है आपको पता ही है, उसको क्या बोलना है, लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी। ये लॉस हम ए बी सी में बांट देंगे उनकी रेशो में, जो भी रेशो एग्जाम में गिवन होगा उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप एसेट्स और लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन कर लो। दूसरा स्टेप क्या होता है, उनका सेटलमेंट करो, उनका पेमेंट करो लाइबिलिटीज का, एसेट्स को बेचो। और तीसरा है प्रॉफिट या लॉस निकालो, उसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं, उनकी तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब हम शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपको क्या बनाना होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस तरीके से, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम बनेंगे, ए बी सी। ये आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, फिर इधर भी 3 कॉलम बन जाएंगे, ए बी सी, और ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम इनका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का ए में, बी का बी में, सी का सी में। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। अगर हमारे पास वो बैलेंस एसेट साइड में गिवन हुआ तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस, ये किसका बैलेंस है, ये है कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड में है तो इधर, एसेट साइड में है तो इधर। सिंपल, ये तो बैलेंस आपको सिंपली पता होना चाहिए। उसके बाद अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो भी इधर ही ट्रांसफर कर दो। अगर बैलेंस किसका है, करंट अकाउंट का, तो वो भी इधर ही ट्रांसफर कर दो बाय करंट अकाउंट। फर्म डिसॉल्व हो रहा है, हमें 2 अकाउंट बना के क्या करने हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस भी यहीं ट्रांसफर कर देना। क्लियर हो गया, इधर ट्रांसफर कर दो। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने पे करी है तो वो यहां पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन से आएगा ना, वो यहां पे आएगा लायबिलिटी पेड। अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी ए बी सी में से तो वो इधर आ जाएगी। कोई एसेट ले गया, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले गया तो वो इधर आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या होता है, एसेट टेकन। अगर पार्टनर ने कोई एसेट ले लिया तो वो इधर आ जाएगा। उसके अलावा कोई रिजर्व्स वगैरह अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो इधर आ जाते हैं बाय रिजर्व्स। कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है बाय पी एंड एल। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, वो इधर आ जाएगा। अगर कोई लॉस है डेबिट बैलेंस तो वो इधर आ जाएगा।
इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना होता है, बस रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो इधर ले आओ, बाय रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट है जो एमईसी में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो इधर ले आओ, और अगर लॉस है तो उसको इधर ले आओ, टू रियलाइजेशन। अगर लॉस है तो इधर ले आओ। अब क्या करना है आपको, बस अब आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है, इन दोनों साइड की बैलेंस करनी है। जिधर भी बैलेंस आ रहा है उसको बैलेंस ना लिख के बैंक के नाम से लिखना है। जो भी बैलेंस आएगा उसको बैलेंस ना लिख के किस नाम से लिखना है, टू बैंक। इधर आया तो बाय बैंक। कैश भी लिख सकते हो, बैंक और कैश में कुछ फर्क नहीं है, बस बैलेंस आएगा जो भी आपको ध्यान रखना है वो किस नाम से आना चाहिए, बैंक या फिर कैश के नाम से। ये हमारा टोटल, ये हमने क्या निकाला है, बैलेंस। ये क्या है, बैलेंस। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जो कि बहुत सिंपल परफॉर्मा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन करते ही क्लियर होगा, नोट्स बना लो पहले। इसके बाद आता है पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये कौन सा वाला लोन अकाउंट है, पहली बात पार्टनर का लोन होना चाहिए, दूसरी बात लाइबिलिटी में होना चाहिए, ठीक है। उसका आपको लोन अकाउंट बनाना होता है। लोन अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर ओपनिंग बैलेंस लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका लोन का बैलेंस है, और उसको इधर से पे कर देना। उसको क्या करना है, आपको इधर से पे कर देना है टू बैंक। क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको पे करके आना है, क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको पे करना है। तो ये था हमारे पास बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया, करंट का बैलेंस भी यहां लाके कैपिटल ही बनाना है। लोन अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया। बैंक अकाउंट कैसे बनता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक्स बिल्डअप करो। आज वाले नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो सभी नोट करके रखना। इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समस्या आ रही हो तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, उसको अगली क्लास में हम लोग दूर कर देंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचा देना, और स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।